ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के दौरान जो है आप लोग मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले आप में से मुझे कोई बताएंगे कि आप में से कोई एमएस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आज, अभी ऑनलाइन हुए हैं? ओके जी, मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है, तो मैंने आपकी टीम्स के ऊपर कोर्स आउटलाइन अटैच कर दिया। आप लोग टीम्स में देख सकते हैं, आपके कोर्स आउटलाइन जो है वहाँ पे अवेलेबल है टीम्स पे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, आप लोग मुझे सुन सक रहे हैं? जी सर। ओके 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 जी, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, मैंने कोर्स आउटलाइन में से मेंशन किया हुआ है। ये आपकी 6th एडिशन है। मेक इट श्योर कि आप ये 6th एडिशन ही फॉलो करें, क्योंकि ये जो 6th एडिशन है ये रिस्क 5 बेस्ड लिखी गई है। इससे पहले जो थी ये मिफ्स या आर्म बेस्ड थी, तो हमने रिस्क 5 इस कोर्स में स्टडी करना है, और ये बुक जो है 6th एडिशन जो है वो रिस्क 5 बेस्ड है। ठीक है जी, तो आप मेक इट श्योर कि आप लोग जो है इस बुक का 6th एडिशन ही फॉलो करें। ओके जी, आप लोग जानते हैं, आप लोग आजकल अगर सेल फोन लेते हैं तो अराउंड $500 या इससे महंगे भी आप लोगों में से किसी के पास कंप्यूटर सेल फोन्स होंगे। तो अगर आप अपने सेल फोन को कंपेयर करें 1993 के कंप्यूटर से, जिसकी कॉस्ट जो थी $50 मिलियन थी, ठीक है, तो आपका सेल फोन जो है उस कंप्यूटर से फास्ट है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके सेल फोन्स के अंदर इतनी कंप्यूटेशनल पावर इस वक्त अवेलेबल है, जो 1993 के $50 मिलियन के जो कंप्यूटर थे उनसे ज़्यादा फास्ट है आपका सेल फोन। ठीक है जी, ओके। अगर अब आपको एक बेसिकली हम आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स पहले अंडरग्रेड में पढ़ लिया, आई गेस 5th सेमेस्टर में पढ़ा या 6th सेमेस्टर में पढ़ा। उसमें आपने कोई जो भी प्रोसेसर फॉलो किया, इंटेल का किया है, आर्म का किया है या मिप्स का किया है, जो भी फॉलो किया है आपने, बेसिकली एक स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर को पिक किया था और आपने उसको बिल्कुल डिटेल में स्टडी किया, डेप्थ में जाके स्टडी किया उस एक स्पेसिफिक प्रोसेसर को। और ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप कोई एक चिप ले लेते और उस चिप की डेटा शीट को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपने एक स्पेसिफिक प्रोसेसर पकड़ा था, आई गेस आप लोगों ने आर्म स्टडी किया है माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में, और आपने उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, अब ये कोर्स जो है ये उस कोर्स से इस तरह डिफरेंट है कि आपने इसके अंदर आर्किटेक्चर को स्टडी करना है, यानी आप अपना माइक्रो प्रोसेसर बना सकते हैं, और डिपेंड करता है उसकी आपने उसे कहाँ पे यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसका आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आपने एक घर बनाना है तो हर एक की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको आर्किटेक्चर आना चाहिए कि आपने घर बनाना कैसे है। ठीक है, तो अगर आपने एक आर्किटेक्चर बनाना है, नया बनाना है और उसे सक्सेसफुल बनाना है और उसी की कमर्शियल वैल्यू भी होनी चाहिए, आप उसे सेल भी कर सकें, तो उसमें दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सी, जावा, पाइथन जो भी पढ़ी है, आप लोग जानते हैं कि जब आप उसको कंपाइल करते हैं सी को, तो उसका एक कंपाइल के बाद, असम्बलिंग के बाद उसका एक बाइनरी कोड बन जाता है, 0 1, क्योंकि कंप्यूटर्स आपके जो है सिर्फ 0 1 को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो जब आप कंपाइल करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, और वो जो ऑब्जेक्ट कोड है वो स्पेसिफिक होता है आपके किसी आर्किटेक्चर से। ठीक है, तो अगर आपने एक नया आर्किटेक्चर बनाना है तो उसके अंदर आपको उस कंपेटिबिलिटी को, उस ऑब्जेक्ट कोड कंपेटिबिलिटी को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, यानी आप कोई भी असेंबली लैंग्वेज कोड लिखें, आपकी आर्किटेक्चर पे वो रन करना चाहिए। नंबर 2, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वेंडर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी अगर आप ऐसा माइक्रो प्रोसेसर बनाएं कि उसके अंदर उसके ऊपर जो है विंडोज़ भी रन कर सके, लाइनक्स भी रन कर सके। ऐसा नहीं है, जब शुरू में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनी थी तो सिर्फ उसे उन्होंने इंटेल के प्रोसेसर्स को टारगेट किया था, वो मेप्स और आर्म्स पे नहीं बनती थी, इसीलिए गूगल जो है वो उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली। उन्होंने मार्केट कैप्चर इसलिए की क्योंकि उन्होंने एक तरह से वेंडर इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था एंड्रॉयड, और वो आर्म्स पे मिप्स पे रन हो जाता है। और विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट वो इसीलिए पीछे रह गया क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटेल को टारगेट किया हुआ था, तो उनका मिप्स और आर्म्स पे माइक्रोसॉफ्ट रन नहीं होती थी। अब हो जाती हैं विंडोज़ 8 के बाद, शायद विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 के बाद उन्होंने उसको वेंडर इंडिपेंडेंट बनाया। पहले वो
सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर या एक दो और प्रोसेसर्स के ऊपर वो रन हो सकती थी, बाकियों पे नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो अगर आपने कोई माइक्रो प्रोसेसर बनाना है, कोई नया आर्किटेक्चर बनाना है और इसे कमर्शियली सक्सेसफुल बनाना है, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट कोड कंपैटिबिलिटी है, यानी आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आप कोडिंग करें, वो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर रन होना चाहिए। ठीक है जी, और वेंडर इंडिपेंडेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ओके जी, फॉर मेनी एप्लीकेशंस द हाईएस्ट परफॉर्मेंस माइक्रोप्रोसेसर आउट परफॉर्म द सुपर कंप्यूटर ऑफ लेस देन 20 ईयर्स अर्लियर। ठीक है जी, आपका आज का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आज से 20 साल पहले का सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से चेंजेस आती हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। आज के जो कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, वो आज से 20 साल पहले के सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट हैं। ठीक है, तो अगर किसी को सुपर कंप्यूटर का आइडिया नहीं है तो गूगल करें और उसको स्टडी करें तो उनको आइडिया होगा कि सुपर कंप्यूटर्स हैं क्या। अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोग मुझे ड्यूरिंग द लेक्चर इंटरप्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है जी, जस्ट माइक को अनम्यूट करें और मुझसे क्वेश्चन कर लें। ओके जी, ये परफॉर्मेंस जो इम्प्रूवमेंट हुई है, हुई क्यों है? नंबर 1, इम्प्रूवमेंट्स इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने नाम सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, किसी को आइडिया है क्या होती है ये? जी, आप में से कोई बताता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी, 4 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर। जी, किसी को कोई आइडिया हो? किसी को कोई आइडिया हो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? मैं खुद ही रोल नंबर या नेम कॉल करके ना पूछ लूं, पता भी चल जाएगा कौन माइक को या लेक्चर ऑन करके सो गए। क्या ख्याल है? सर ये वो ट्रांजिस्टर के साइज है कुछ। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो फीचर साइज है बेसिकली ये ट्रांजिस्टर के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसको आगे थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे भी। ये आपकी एक्स और वाई डायमेंशंस के अंदर ट्रांजिस्टर का साइज है। ठीक है, और ये इतना रिड्यूस हो गया कि अब ये नैनोमीटर में चला गया है। ठीक है, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, आजकल जो करंटली है वो आई गेस 4 या 3 नैनोमीटर चल रहा है। ठीक है जी, और नंबर 2, आपकी जो क्लॉक स्पीड है ये बहुत आपने गीगाहर्ट्ज में अचीव कर लिया। मेरे पास जो सबसे पहले कंप्यूटर था वो मेगाहर्ट्ज में था, 333 मेगाहर्ट्ज। और आजकल आप सब अपने माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं वो जो क्लॉक स्पीड है आप लोगों की लैपटॉप्स की, वो गीगाहर्ट्ज में है और 4.2 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम ये अचीव हो चुकी है। ठीक है जी, तो बेसिकली सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट्स आई हैं। नंबर 2, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंप्रूवमेंट्स आई हैं। उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं जी? अब ये हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर्स जो हैं ये आपकी इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देते हैं कि आप किस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर अपने कोड को रन करें। ठीक है जी, ये कंपाइलर्स ऑटोमेटिकली इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, और इन चीज़ों ने आपको ना रिस्क टेक्नोलॉजी की तरफ लेके गए और इसके रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर देखा होगा, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो आपने कोर्स पढ़ा है वो भी एक रिस्क प्रोसेसर था। ठीक है, तो आप ये रिस्क आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कम है और स्मॉल साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं एक इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए, वो आपका रिस्क आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? लाइट वेट कंप्यूटर्स हैं, प्रोडक्टिविटी बेस्ड मैनेज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी, अब आप कंपाइल भी करने की जरूरत नहीं है। आपने पाइथन यूज़ की होगी, पाइथन का जस्ट आप अपना एक कमांड एंटर करें तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो रही है, इंटरप्रेट हो रही है और रन हो रही है। ठीक है जी, ओके जी। रिस्क बेस्ड मशीन्स फोकस द अटेंशन ऑफ डिजाइनर ऑन 2 क्रिटिकल परफॉर्मेंस टेक्निक्स। नंबर 1, वो चाहते हैं कि आपके जो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर अवेलेबल हो, और यूज ऑफ कैशेस। कैशेस क्या होती हैं, किसी को आइडिया है कि कैश क्या होती है? ओके, एमएस के स्टूडेंट्स आई गेस कोई एक दो ऑनलाइन हो गए या सब हो गए, तो आप लोगों के लिए सिर्फ ये है कि आज का लेक्चर जो है वो आपका रिपीट हो रहा है
नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम फिर आप अंडरग्रेड और ये आप दोनों पूरी क्लास जो है वो एक ही पेज पे होगी, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जो है वो हम जो है वो आपका थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, ठीक है जी। ओके, तो कोई बताएगा आप में से कि कैशेस क्या होती हैं? सब मेमोरी होती है अबव रजिस्टर लेवल्स फॉर प्रोसेसर, तो इसका ताकि फायदा वो क्या हायर इस, पूल इस, ऑफ इस, इसका फायदा क्या? बेसिकली तो जो रिपीट हो रही होती हैं या बाइट्स या वैल्यूज, वो उनको कैश में स्टोर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन रजिस्टर्स। यस, बेसिकली हमने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है ना, तो अगर आपको कोई डेटा या डेटा अपने एक्सेस करना है और आपको मेमोरी से एक्सेस करना पड़ता है, तो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंट यूजेज के अंदर डेटा है वो आप उनको एक बिल्कुल प्रोसेसर के साथ एक मेमोरी अटैच कर देते हैं, जिनको हम कैश का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो बजाय इससे कि आप वो मेमोरी से बार बार पिक करें, क्योंकि उसमें आपकी लेटेंसी जो है, टाइम डिले जो है वो ज़्यादा आ जाता है, तो आप उनको डायरेक्टली मेमोरी में कैशेस में स्टोर करते हैं। कैशेस स्मॉल मेमोरी है, ठीक है, और इसमें से आप डायरेक्टली उनको पिक कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जब आपका डिले रिड्यूस हुआ है तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर वन, एक तो पैरेललिज्म है, और सेकंड जो है वो आप उसे कैशेस यूज़ कर रहे हैं, और इन दोनों की वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ओके, अब ये कुछ परफॉर्मेंस ग्राफ है। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1977 में बनाया था। इसका कोड जी है, जो मॉडल जी है, और इसका कोड नेम था स्टार, ठीक है जी। ये 1977 में बना था और ये 5 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। अब ये जो परफॉर्मेंस है ये कंपेयर हुई है इस प्रोसेसर से, ठीक है। ये बिल्कुल 1977 में था और 1978 से ऑनवर्ड 2018 तक परफॉर्मेंस कर्व्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 25 ईयर सॉरी अप टू 1986, ठीक है जी, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट लीनियर है। नंबर टू, आप ये देखते जाएं, ये आपका लॉगरिथमिक स्केल है, लीनियर नहीं है, ठीक है। ये एक्स वाई एक्सिस पे जो है आपकी परफॉर्मेंस है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है वो 25% पर ईयर है, और ये 25% ईयर 25% पर ईयर परफॉर्मेंस जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, मीनिंग कि आपका जो क्लॉक स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, और जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो मैंने बात की थी फीचर साइज है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एक एरिया है 1986 टू 2003, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये अभी तक इतनी शार्पली जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है वो अभी तक दोबारा नहीं देखी गई, बल्कि अब ये ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है, ठीक है। 3.5% पर ईयर पे आ गई अब। इस दौर में अप टू 2003 52% पर ईयर इम्प्रूवमेंट थी, ठीक है। और ये जो इम्प्रूवमेंट थी ये आपके आर्किटेक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की वजह से थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है, कोई आप में से मुझे बताएंगे इसका क्या मतलब है? आपने माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स पढ़ा हुआ है, रफली इसका क्या मतलब है? ये इम्प्रूवमेंट हमें 52% पर ईयर, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, ये हमें कैसे मिल रही है? ये आर्किटेक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल आइडियाज का क्या मतलब है? सर आर्किटेक्चरल तो यस यस बताएं। सर एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है बेसिकली, वो लॉजिक गेट्स या एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती है आपके यस, डिजाइन ये आप सही कह रहे हैं, यस सही कह रहे और हैं आप। ऑर्गेनाइजेशनल बेसिकली सर्किट्स इन डीप ट्रांजिस्टर्स लेवल पे होती हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। बेसिकली आप सिंपल वर्ड्स में आपका आप देखें ना, आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है और आप पहले कैशेज नहीं होती थी, ठीक है, कैशेज नहीं होती थी, आप उसे रैम से डायरेक्टली एक्सेस करते थे, उसमें डिले था, एक परफॉर्मेंस बोटलनेक है, ठीक है। आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपने देखा कि अगर आप उन फ्रीक्वेंट वर्ड्स को जो आपको मेमोरी से रिक्वायर्ड हैं, अगर आप उनको प्रोसेसर के करीब लें किसी स्मॉल मेमोरी में, जिसको आपने कैश का नाम दे दिया, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, ठीक है। इसी तरह आपने इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म अचीव की यूजिंग पाइपलाइंस, ठीक है। अगर आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में पाइपलाइंस पढ़ी हुई है तो गुड, अगर नहीं पढ़ी हुई तो हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बेफिक्र रहें। तो आपने अपने आर्किटेक्चर के अंदर चेंजेस की, ठीक है, आपने माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को चेंज किया,
ऐसे चेंज किया कि आपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ कोई एडिशनल मेमोरी, स्मॉल एडिशनल मेमोरी अटैच कर दी, जिसकी वजह से आपकी लेटेंसी रिड्यूस होगी और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल और आर्किटेक्चरल चेंज है। इन चेंजेस की वजह से जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट थी वो 52% पर ईयर अचीव हो रही थी, इन सब डिफरेंट सिनेरियोज की वजह से। यानी डिफरेंट इंप्रूवमेंट्स आई, डिफरेंट आर्किटेक्चरल चेंजेस आई, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 52% पर ईयर तक चली गई। अब ये यहाँ पे स्टॉप होगी, 2003 पे ये स्टॉप हो गया, ठीक है। अब आप कोई फर्दर चेंज करें ना तो कोई फायदा नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, आप में से आप लोग अगर अपने पुराने कंप्यूटर्स अगर आप में से किसी के पास हैं, आप उनमें कैशेस उनकी डेटा शीट देखें और उनमें कैशेस को देखें, तो आई गेस मे बी 1 लेवल कैश हो, फिर वक्त के साथ उन्होंने 2 लेवल कैशेस कर दी, अब 3 लेवल कैशेस भी अवेलेबल हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम 10 लेवल कैशेस कर लें, इसे बढ़ाते जाए इंप्रूवमेंट आएगी कि नहीं आएगी, तो उन्होंने देखा इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। यानी आप थर्ड लेवल कैशेस के बाद अगर आप फोर्थ लेवल फिफ्थ लेवल पे कर रहे हैं तो खास इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब ये 2003 तक ना ये स्टॉप हो चुकी है, इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट हमें अचीव नहीं हो रही, ठीक है। नंबर 2, इस 2003 से पहले तक यहाँ पे जो ग्राफ है ये सिंगल प्रोसेसर, एक ओनली सिंगल प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। अब जब उन्होंने देखा 2003 में कि भाई हम कुछ और फर्दर चेंजेस करें तो खास हमें फायदा नहीं हो रहा, अगर हम लेट्स सपोज अगर हमारे पास 3 लेवल कैशेस है, हम उसे 4 लेवल कैशेस कर रहे हैं तो खास बड़ा एडवांटेज नहीं हो रहा है। 52% पर ईयर इस स्लोप से हमें कोई खास एडवांटेज नहीं हो रहा, इस स्लोप की तरह हमें एडवांटेज नहीं हो रहा, बहुत माइनर सा एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। इवन फोर्थ लेवल कैश लगाने की वजह से हमारे कॉस्ट और डिफरेंट पैरामीटर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं बजाय इसे कि हमें परफॉर्मेंस मिल रही हो, ठीक है। तो फिर उन्होंने किया क्या, उन्होंने उसकी जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी पावर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये डैनर्ड स्केलिंग है, ये भी मैं आगे जाके डिफाइन करने वाला हूँ। उन्होंने जो माइक्रो प्रोसेसर आप लोग जानते हैं, आप लोगों के पास पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होंगे, उनमें फैन लगा होता है और वो पावर सप्लाई के साथ, और आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी फैन होता है, वो हर वक्त चलता रहता है। उसकी रीज़न ये है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पावर हंग्री होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट डेसिपेट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि मिनिमम हीट डेसिपेट हो, मिनिमम पावर कंजम्पशन हो। तो उन्होंने ना जो जो भी डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स की पावर के ऊपर ना वर्क करना शुरू कर दिया। और जो इम्प्रूवमेंट है अगेन, और जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, आप देख सकते हैं ये जो शार्प स्लोप है, इसकी स्लोप जो हायर स्लोप है, ये बहुत रिड्यूस हो गई है, ठीक है। और अब आपको सिर्फ 23% पर ईयर परफॉर्मेंस मिल रही है, जो बहुत पहले मिल रही थी, रफली 25%, ठीक है। तो ये अराउंड 2011 के बाद ना उनको अंदाज़ा हुआ कि हम फर्दर पावर को भी रिड्यूस करने का, यानी हम फर्दर पावर को रिड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया है, ओके, बजाय इसके कि हम पावर को फर्दर रिड्यूस करें, हम परफॉर्मेंस गेन अचीव करते हैं यूजिंग पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब ये है कि हम एक प्रोसेसर की बजाय मल्टी प्रोसेसर्स यूज़ करें, ठीक है। अब आप लोग सारों के पास कोर i7, i5, i3 हैं, और उनमें 4 कोर, 2 कोर्स, 6 कोर्स, 8 कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये 2003 से पहले सिंगल कोर प्रोसेसर्स थे और जिन पे ये परफॉर्मेंस आपने यहाँ पे भी देखी है। यहाँ पे अब आपके पास मल्टी कोर्स हैं, यहाँ पे, ठीक है। और अब उन मल्टी कोर्स के अंदर भी आपकी ये अमदाज लॉ है, ये भी एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि ये अगेन पहले सबसे पहले तो ये देखेंगे 12% पर ईयर इंप्रूवमेंट पे आ गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। और ये भी इन्होंने भी लिमिट लगा दिया। ये 2015 पे उन्होंने कहा कि भाई ओके, हम अगर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स भी इंक्रीज करते जाएं तो हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल 2003 में तकरीबन आपके पास डुअल कोर 2 कोर्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये ट्रेंड देखें तो इस वक्त तो आपके पास 64 कोर का माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए, 64 128 कोर्स का होना चाहिए। अब यूएसबी में मेमोरी की कैपेसिटी देखें, जब मेरे पास मैं यूईटी में पढ़ता था 64 MB की यूएसबी होती थी मेरे पास, ठीक है। और अब आप में से 512 GB, इवन जो मैक्सिमम यूएसबी अवेलेबल है वो 2 टेराबाइट्स तक अवेलेबल है, ठीक है। तो मेमोरी में तो इतना ज़्यादा इंक्रीज आया है, लेकिन आपके जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो 8 कोर्स के बाद बहुत रफली आपको शायद 16 कोर्स का प्रोसेसर मिल जाए, इससे आगे आप अभी तक नहीं गए। उसकी रीज़न ये है कि आपके यहाँ पे लिमिट है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई आप में से बताएगा इसका फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? यानी इतना हम आगे जा रहे हैं तो हमें इसका एडवांटेज क्यों नहीं मिल रहा? अगर हमें फ़ायदा हो रहा है 2 कोर्स से, 4 कोर्स से, 8 कोर्स से, तो 64 कोर्स से तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, तो ये हमें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? आप में से कोई बताएंगे मुझे?
जी मैं कोई भी आप अगेन आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों के कमेंट्स, आंसर्स, क्लास पार्टिसिपेशन ये बहुत ज़रूरी है। गलत आंसर कर दें लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। ऐसा ना कि समझें कि भाई गलत आंसर हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेफिक्र रहें, पार्टिसिपेट जरूर करें, ठीक है। तो रफली आप लोग क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है कि अब आप हम 64 नंबर ऑफ कोर्स हम बढ़ाने का भी फायदा क्यों नहीं हो रहा, फिर लिमिट क्यों यहाँ पे आ गई है? जी Sir, cost can be the factor. नो, लेट्स सपोज आपके पास बेतहाशा दौलत है और आप दुनिया का कोई भी प्रोसेसर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर 64 कोर प्रोसेसर, अब मेरी बात सुने, दुनिया में बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ अवेलेबल तो है ना, कई लोग लेते हैं कई नहीं लेते, तो कोई ऐसे प्रोसेसर भी होने चाहिए थे जो 128 कोर प्रोसेसर होते हैं जो महंगी गाड़ियों की तरह वो भी अवेलेबल होते हैं। तो वो हैं, इतने कॉमन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयूज के अंदर जो एनवीडिया का है या जी फोर्स वगैरह के जो भी ब्रांड्स हैं, वो जीपीयू की मैं बात नहीं कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई भी 16 कोर से ऊपर नहीं मिलेगा प्रोसेसर। 16 कोर भी बहुत ज़्यादा है, 8 कोर जो पाकिस्तान में आपको इजीली मिलेगा वो 8 कोर से ऊपर नहीं मिलेगा। तो वजह क्या है? कॉस्ट का फैक्टर ही नहीं है, समझ लें महंगी गाड़ी ले रहे हैं। जी कोई और? गुड, आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी बात है। और कोई? जी मैं वेट कर रहा हूँ जनाब। वेट कर रहा हूँ मैं। मेरा ख्याल है मैं नाम कॉल करता हूँ ताकि ना पता चले कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में एक ये बहुत अच्छी बात है ना, आप सारे आराम से ऑनलाइन होते हैं और उसके बाद माइक को म्यूट करते हैं और बस फिर पता ही नहीं होता आप कहाँ पे हैं। जी ये रोल नंबर 13 कौन है? 2017 13 यस ऑनलाइन। सर। हाँ जी जी बताएं, आप यस कुछ सर। आइडिया बताएं क्या इसमें इसमें क्या हो सकता है, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं हम यूज़ करें इसको? तो शायद फीचर साइज हमने एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं कर पा रहे कि हम कोर्स अफोर्ड कर सकें। नहीं, ये यहाँ पे फीचर साइज की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ कोर्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ कोर्स की। ओके, एक स्टूडेंट से मैं और पूछा फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। जी 192 कौन है? वालेकुम सलाम जी, क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है हम क्यों नहीं नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा रहे? फायदा नहीं हो रहा हमें? सर शायद जो एक मतलब प्रोग्राम है कोई भी रन करता है तो वो कोर्स यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो क्या हमें तो वैसे वो फिर इसको बढ़ाना ज़्यादा मकसद नहीं है। मुझे आपका आखिरी पार्ट जो है वो समझ नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज़ मेरी एंड पे कट रही है, मे भी बाकियों को भी समझ ना आया। अब आखिर में दोबारा रिपीट करते हैं क्या क्या आपने? सर अगर कोई अभी तक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो सारी कोर यूटिलाइज करे, ठीक है। तो फिर कोर्स को इंक्रीज करने का मकसद नहीं बनता, क्योंकि वो कोई भी प्रोग्राम एट ए टाइम सारी कोर यूज नहीं करता। काफ़ी बेहतर आंसर है, शाबाश। इसका मैं अब आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। सही कह रहे हैं आप। आप लोगों ने अभी Sir, तक जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, यस कोई और आंसर करना चाहता है? यस करें। yes sir. Sir, heat dissipation भी तो बढ़ सकती है. अगेन हीट डिफरेंट फैक्टर है, मैं वहाँ पे आया नहीं। मैंने ये जो पीछे अभी ये जो यहाँ पे डिस्कस किया ना पावर का, यहाँ पे डिस्कस हो गया, राइट। हीट और पावर डेसिपेशन ये ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस हो गया, मैंने यहाँ पावर को भी खास इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे, बहुत माइनर आ रही है। ये जो था ना 52% पर ईयर, यहाँ पे कह लेंगे गोल्डन एरा था। आप कहाँ ये देखें, आप अगर यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में देखें 22 मेगाहर्ट्ज और यहाँ पे 1.3 गीगाहर्ट्ज। आप मेगा 22 मेगाहर्ट्ज, बिल्कुल मेगाहर्ट्ज के स्टार्ट से लेके आप गीगाहर्ट्ज में चलेंगे, ठीक है। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखें 4.5 गीगाहर्ट्ज ये अपर लिमिट है, बूस्टेड टू 4 गीगाहर्ट्ज, वरना नॉर्मली वो 4.2 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है इंटेल i7, ठीक है। इससे ज़्यादा आप क्लॉक स्पीड को भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे। फीचर साइज है उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर पा रहे, यहाँ पे लिमिट आ गया है। ये भी अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब हम ये पैरेललिज्म पे बात करें कि नंबर ऑफ कोर्स, जस्ट कोर्स को देखें, इस कोर्स के फैक्टर को देखें कि नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाने क्यों नहीं हम बढ़ा पा रहे। तो आप में से कोई और कमेंट करना चाहता है तो कर दें, वरना फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओके जी, आप लोगों ने अभी तक जितने भी कोड्स लिखे हैं, आप में से मैटलैब में से, यस, एक क्वेश्चन मेरा आपका
का और है ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। आप में से किसी ने मैटलैब में पैरेलल फॉर लूप्स यूज किए? मैटलैब में फॉर लूप तो यूज किया ना सबने? की हुए हैंड तो रेज करें जिन्होंने मैटलैब में फॉर लूप्स यूज किए। किसी ने नहीं यूज की? सिर्फ एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया जी, काइंडली हैंड रेज कर दे भी। गुड। आप लोगों ने मैटलैब में डीएसपी की कोर्स में अगर आपने, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने मुझसे डीएसपी की कोर्स पढ़ा हुआ है, मैटलैब में डीएसपी में आपने फॉर लूप्स यूज किए, ठीक है। इसके अलावा भी आपने जगह जगह यूज किए होंगे, प्रोग्राम सी में यूज किए, काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज किए। आपने कभी मैटलैब में आप अगर आपने नहीं यूज की तो इसे गूगल करके मैटलैब की हेल्प में जाके पैरेलल फॉर PARFOR पैरेलल फॉर लूप्स यूज करें और उसको देखिए वो कैसे रन होती है, ठीक है। तो आपका जो कोड है ना उसका एक सीक्वेंशियल पार्ट है, एक पैरेलल पार्ट है। जब भी आप कोई कोड लिखते हैं, आपने जब भी जितनी भी अपनी पूरी इंजीनियरिंग में जितनी भी प्रोग्रामिंग की है ना, उसका एक सीरियल पार्ट है, एक पैरेलल पार्ट है। आपने हमेशा उसे सीरियली कोड किया है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मिलियन वैल्यूज हैं और आप उन 1 मिलियन वैल्यूज का सम फाइंड करना चाहते हैं। अब अगर आप एक लूप अप्लाई करें तो क्वेश्चन है, काइंडली माइक को म्यूट कर दें अगर क्वेश्चन नहीं है तो। किसी ने माइक को अनम्यूट किया है, ठीक है। आप यस, आप उसका ना सम फाइंड करना चाहते हैं। अब अगर आप ट्रेडिशनल कोड लिखें जो आप लिखते रहे, उसमें आप एक लूप अप्लाई करेंगे, उसको 0 से स्टार्ट करेंगे या 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 मिलियन तक चलाएंगे और उसको सम करते जाएंगे करंट वैल्यू के अंदर। अगर आपके पास 8 कोर्स हैं और आप अपने 1 मिलियन वैल्यूज को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर कोर को कहें कि भाई ओके आप जो हैं अपने अपने पार्ट का सम फाइंड करें, और जब 8 कोर्स जो हैं अपना अपना पार्ट का सम फाइंड करें तो बाद में आप उन सम्स का सम फाइंड करेंगे तो आपके पास 1 मिलियन वैल्यूज का सम अवेलेबल होगा। तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, आपने पैरेललिज्म को यूज किया और आपका जो सम है वो जल्दी कंप्यूट हो जाएगा। एक सिंगल कोर 1 मिलियन टाइम्स रन देर से करेगी बजाय इसे कि आपकी 8 कोर्स हों और 1 मिलियन बाय 8 टाइम्स हर कोर परफॉर्म एग्जीक्यूशन कर रही हो, तो आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपके कोड में आपने सिर्फ समेशन नहीं करनी, आपके कोड के अंदर और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जिनको आप डिफरेंट कोर्स को असाइन कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। आपके कोड का एक सीरियल पार्ट है, एक पैरेलल पार्ट है। जो मैंने आपको समेशन की एग्जांपल दी, आप इसको पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, सम को पैरेलल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे अगर आप कोई कंडीशनल काम करें तो प्रॉब्लम ये होगा, आपने एक कोर को काम कहा और दूसरी कोर वेट करी कि पहली कोर जो है वो अपना आंसर दे ताकि मैं उसको चेक करके देखूं और फिर कंडीशन ट्रू या फॉल्स को चेक करूं और फिर मैं अपना काम शुरू करूं। तो आप एग्जैक्टली अपने कोड को 100% पैरेलल नहीं बना सकते, अपने कोड को, अपने प्रोग्राम को 100% पैरेलल नहीं बना सकते, उस पर लिमिट होती है। अब अगर आपका कोड 10%, या भी हम आगे जाके देखेंगे अमदाल्स लॉ क्या है, इसने ये जो लिमिट, ये लॉ जो है वो आपकी लिमिट लगा रहा है कि आप फर्दर आप नंबर ऑफ कोड्स इंक्रीज करने का फायदा नहीं है। तो अगर आपके कोड के अंदर 10% सिर्फ आपका कोड है जो आप पैरेलल यूटिलाइज कर सकते हैं तो 64 कोड्स का फायदा ही नहीं है। क्लियर हुआ है? कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, ये जरूर है कि अगर आप आपका कोड जो है वो 90% आप उसे पैरेलल कर सकते हो तो यस, फिर तो बहुत फायदा है, आप नंबर ऑफ कोड्स बढ़ाते रहें। लेकिन जनरली आपके एक प्रोग्राम के अंदर जो पैरेलल पार्ट है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए आपके नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाने की वजह से आपको कोई गेन नहीं मिल रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 12% पर ईयर इंप्रूवमेंट है ओवरऑल। जी, यहाँ तक क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम इसे आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने गूगल करना है और उसमें आपने देखना है मैटलैब में पैरेलल फॉर लूप क्या है, ठीक है। और फिर आप उसे देखिएगा और कोई डिफरेंट टास्क उसे अचीव कीजिएगा पैरेलल फॉर लूप से। तो कई दफ़ा वो आपको एरर देगा, कई दफ़ा आपकी जो लूप है वो एग्जीक्यूट कर देगा। एरर वो तब देगा जब वो कहेगा कि भाई ओके हम डिफरेंट कोर्स को ये
कोड ये डिफरेंट कोर्स से आपके एक टास्क जो आप कोड लिखेंगे उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपको एरर देख के समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कहाँ ये 52% इम्प्रूवमेंट थी, ये 2018 दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही। ठीक है ना, तो 3.5% इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे जो हुआ है। ये एंड ऑफ मूर्स लॉ है। किसी को मूर्स लॉ पता है? बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा होगा। क्या होता था मूर्स लॉ? जी कौन बताएगा मुझे? जी कोई एक आधा स्टूडेंट मुझे बता दे। अगर हैंड रेज किया हुआ है कि क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मुझसे पूछ ले, अदरवाइज हैंड को नीचे कर दे जी, इसे ड्रॉप कर दे। हैंड रेज 187 हैंड रेज किया हुआ है आपने, इसे खत्म कर दे। ठीक है जी, मूर्स लॉ क्या होता है? सर मूर्स लॉ ये कि इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर हर 2 साल के बाद जो ट्रांजिस्टर की अमाउंट है वो डबल हो जाती है। यस करेक्ट। ठीक है, ट्रांजिस्टर काउंट जो है ना, वो मूर्स लॉ ने कहा था कि आपकी ट्रांजिस्टर काउंट जो है ना वो आपकी डबल हो जाती है। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन अ चिप ये डबल हो जाती है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो फीचर साइज है आप उसको रिड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा होंगे ना। लेट्स सपोज आपके पास 1 इंच स्क्वायर का एरिया है और आपने उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स पैक करने हैं। ठीक है, तो अगर आपके ट्रांजिस्टर का साइज 20 नैनोमीटर है तो आपके ट्रांजिस्टर्स आएंगे लेट्स सपोज x नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, आपने ट्रांजिस्टर साइज रिड्यूस कर दिया 5 नैनोमीटर पे, तो आपके ट्रांजिस्टर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है आप ट्रांजिस्टर साइज को रिड्यूस फर्दर कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, आपकी वहां पे ब्रेक लग गई है। अब जब आपकी ब्रेक लगी है तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो आप मूर्स ने प्रिडिक्ट किया था, जो यहाँ से शुरू हुआ था इससे भी पहले, कि हर 2 साल के बाद आपके ट्रांजिस्टर काउंट जो है वो डबल हो जाते हैं, ये अब खत्म हो गया। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं कर पा रहे अपनी चिप के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना 2018, बल्कि आप ये समझ लें कि 2000 अगर इसको आप एक्सटेंड करें 2021 पे भी तो ये रिड्यूस ही हो रहा होगा। ये इस तरह का ट्रेंड फॉलो करता कभी अब नज़र नहीं आ रहा, अनलेस कि आप क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ चले जाएं। और जैसे आज से 20-25 बल्कि 50 साल पहले आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर्स आपकी एक्सेस में नहीं थे, आज हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स हमारी एक्सेस में नहीं है। हो सकता है आने वाले 10-20-50 सालों में आप क्वांटम कंप्यूटर्स पे चले जाएं, आपके पास जो लैपटॉप की तरह की मशीन हो, एक क्वांटम कंप्यूटर हो, और क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर ये जो प्रीवियसली 52% पर ईयर इंप्रूवमेंट आ रही थी, ये ट्रेंड दोबारा फॉलो होना शुरू हो जाए। जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं, जो आप सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, वो अब ऑलमोस्ट डेड होती जा रही है। ये 3.5% पर ईयर इंप्रूवमेंट है और ये बहुत ही कम है, राइट? कभी भी इतनी कम नहीं रही। इवन 12% जो था हम इसे भी बहुत कम समझ रहे थे, 2015 के बाद ये भी डेड होते होते 3.5% पे आ गया। जी जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। ये जो हमने अभी डेनल्ट स्केलिंग की बात की है, अंदाज लॉ की बात की है, मूर्स लॉ की बात की है, अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे जाके इसको थोड़ा सा डिटेल में मोर देखेंगे। कोई क्वेश्चन है अब तक तो पूछ लें। ओके जी सर। यस सर इसमें हर चीज़ पे तो लिमिट लगा दी है, आर्किटेक्चर पे, उसकी पावर पे, तो फिर अभी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स किस पे हो रही हैं, क्या काम हो रहा है इसमें? यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ी देर तक मैं आपको आज के ही लेक्चर में इसका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ना किया तो मुझे दोबारा रिमाइंड करना, लेकिन मैं आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर में अभी थोड़ी देर में आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका फीचर साइज आप उसे इंप्रूव नहीं कर पा रहे। जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंप्रूवमेंट कही थी, यस आप फीचर साइज यहाँ पे बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा था, अब नहीं हो रहा। आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल आइडियाज थे वो भी डेड हो गए। पावर में आप फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। नंबर ऑफ पैरेललिज्म, नंबर ऑफ कोर्स इंप्रूव करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। और जो ट्रांसफर काउंट यहाँ पे आ गया, आज करंट ट्रेंड है उसमें ये भी डेड हो गया कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी आप फर्दर जो पैकेज है ना, जिसमें नंबर ऑफ आपके जो प्रोसेसर का डाई एरिया है, चिप का जो एरिया है ना, सरफेस एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपसे कह लें, जो आपके आप सारों ने अपने माइक्रो प्रोसेसर्स देखे होंगे लैपटॉप्स के अंदर, एक छोटी सी चिप होती है। ठीक है, तो उसके अंदर आप फर्दर ट्रांजिस्टर्स को काउंट नहीं कर पा रहे हो।
जस्ट एक छोटा सा आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये एवेल्युएट नहीं होगा, या जस्ट आपके लिए। मैंने आपको कई चीज़ें पहले भी कही हैं, आप सुपर कंप्यूटर को देखें, मैटलैब की पैरेलल फॉर लूप को देखें। आप ये भी देखिएगा कि आपके माइक्रो प्रोसेसर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको इंटेल की वेबसाइट पे जाके या गूगल करके देखिएगा कि आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं, कितने बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, अपने तौर पे आप इसको देखिएगा। तो यस, हम इसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। अब इंप्रूवमेंट होगी कैसे, ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें। ओके जी, ये डेनर्ट स्केलिंग जो है वो ये कहता है कि पावर डेंसिटी वाज कांस्टेंट फॉर अ गिवन एरिया ऑफ सिलिकॉन इवन एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बिकॉज ऑफ स्मॉलर डिमेंशंस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। वो कहता है जी कि पावर डेंसिटी जो है ना वो कांस्टेंट है। रीजन, अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ाएंगे तो यस पावर इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन दूसरे एंड पे पावर डिक्रीज कैसे हो रही है कि आपका जो फीचर साइज है वो रिड्यूस हो रहा है। तो एक गिवन एरिया के अंदर आपकी जो पावर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ा रहे हैं, ज्यादा ट्रांजिस्टर्स बढ़ाने की वजह से आपकी पावर ज्यादा डेसिपेट होनी चाहिए, लेकिन जब आपका ट्रांजिस्टर साइज रिड्यूस होता है, फीचर साइज रिड्यूस होता है, तो आपकी पावर रिड्यूस हो जाती है। तो आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ा रहे हैं तो आपके फीचर साइज भी रिड्यूस हो रहा है। तो फॉर गिवन एरिया आपकी जो पावर डेसिपेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन, इसको हम डेनर्ट स्केलिंग कह रहे हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज फिर मैं आगे अहमदाद लॉ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? फॉर गिवन एरिया पावर डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ाते हैं लेकिन ट्रांजिस्टर का साइज इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है। ओके जी, अहमदाद लॉ क्या कह रहा है, इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था जी प्रैक्टिकल लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ यूजफुल कोर्स पर चिप। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने सम की आपको एग्जांपल दिया है। इफ 10% ऑफ द टास्क इज सीरियल देन द मैक्सिमम परफॉर्मेंस बेनिफिट फ्रॉम पैरेललिज्म इज 10 नो मैटर हाउ मेनी कोर्स यू पुट ऑन दैट चिप। 100 कोर्स 128 कोर्स आप अप्लाई कर दें, 10% से ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही। अगर आपका कोड, मैंने आपको कहा था ना, आपका जो कोड है आप उसको पैरेलल टास्क में और सीरियल टास्क में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर पैरेलल पार्ट जो होता है वो पैरेलल कोर्स के ऊपर मल्टीपल कोर्स के ऊपर रन होता है, इसी को हम पैरेललिज्म कह रहे हैं। तो अगर आपका सिर्फ 10% कोड सीरियल है तो आप जितनी मर्जी कोर्स अप्लाई करें, आपको परफॉर्मेंस भी है वो भी सिर्फ परफॉर्मेंस बेनिफिट जो है वो भी 10 यूनिट्स का मिल रहा है। ठीक है, ये इस चीज़ को हम कह रहे हैं कि अहमदाद लॉ, आपका कोई फ़ायदा नहीं है आप नंबर ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ाएं, अनलेस कि आपके पास एक पैरेलल काम करने के लिए टास्क अवेलेबल हो। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? ओके जी, मूर्स लॉ ने अभी आप में से मुझे किसी ने आंसर किया था 2 इयर्स के बाद जो है ना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर काउंट जो है, जिसका नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर काउंट जो है वो डबल हो जाता है। इनिशियली मूर्स लॉ ने कहा था कि डबल एवरी ईयर। आप लोगों ने शुरू में देखा यहाँ भी जो इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस शुरू में वो हर साल के बाद आपकी टेक्नोलॉजी जो थी वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो थे वो डबल हो रहे थे। लेकिन 1975 के अंदर ये रिवाइज हुआ और उन्होंने कहा कि भाई ओके ये 1 ईयर में नहीं, ये 2 इयर्स में डबल हो रहे हैं। ठीक है, और अब जो है ये डेड हो चुका है। जी, अब अभी आप में से मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था जी कि फिर हम करें क्या जब हम हर एक चीज पे हमारी लिमिट आ गई है, हमने नहीं लगाई, ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ठीक है, तो अभी आपने ग्राफ से पीछे देखा था जो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है। अगेन पैरेललिज्म भी ना 3 तरह की है जो हम तीनों तरह की इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। एक है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, नंबर 2 डेटा लेवल पैरेललिज्म, नंबर 3 थ्रेड लेवल पैरेललिज्म। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म कुछ इस तरह है, जैसे मैंने आपको आप ये कह लें कि आप साइमल्टेनियसली आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, आप में से माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में आप लोगों ने पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम इसे आगे जाके डिटेल में देख लेंगे, बेफिक्र रहें। तो हम ये चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो। तो इस टास्क को हम पाइपलाइंस के थ्रू अचीव करते हैं। और जो डेटा लेवल पैरेललिज्म है उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपने एक बहुत लार्ज डेटा का सम फाइंड करना है, तो आप डेटा को, जो आपकी वैल्यूज हैं बेसिकली वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप हर कोर को पैरेलल में
डेटा साइन कर दें, उन्हें कि अपना अपना सम फाइंड करें, ठीक है। ये डेटा लेवल पैरेललिज्म है। नंबर 3 थ्रेड लेवल पैरेललिज्म या टास्क लेवल पैरेललिज्म, इसका आपको मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोग कोर्स आप लोगों ने एनरोल किया होगा, उसमें आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, हम भी इसको स्टडी करेंगे। उसमें कुछ ये होता है कि आपके डिफरेंट टास्क हैं, आप लोगों के विंडोज़ के अंदर टास्क मैनेजर है, आप लोगों ने देखा होगा टास्क मैनेजर, आप कंट्रोल आर डिलीट करें तो टास्क मैनेजर आप उसे ओपन कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट टास्क हैं, और वो जो टास्क हैं वो आप डिफरेंट प्रोसेसर्स डिफरेंट कोर्स को असाइन करते हैं। एक प्रोसेसर एक टास्क परफॉर्म करे तो आप दूसरी कोर को कहते हैं कि आप दूसरा प्रोसेसर दूसरा टास्क परफॉर्म करें, तो ये टास्क लेवल पैरेललिज्म है, ठीक है। ओके, तो अब जो है ना, अब ये सिंगल प्रोसेसर की जो इंप्रूवमेंट है, अगेन ये जो यहाँ पे अगर आप देखें ना इस कर्व को, ये 2003 में तक की जो बात हो रही थी वो सिंगल कोर की बात हो रही थी, आगे जाके मल्टी कोर की बात हो रही है। तो सिंगल कोर की जो परफॉर्मेंस है ना वो 2003 में एंड हो गई है, इसीलिए जब एंड होगी उन्होंने मल्टी कोर्स यूज करके देख लिया, अब उसका भी फायदा नहीं हो रहा मल्टी कोर्स का, एक लिमिट आ गई, उससे आगे हम फायदा अचीव कर ही नहीं सक रहे, ठीक है। और कंपाइलर एंड हार्डवेयर एक्सप्लॉइट इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म विदाउट, अच्छा यस अगेन ये जो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है ना, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, या तो कंपाइलर्स इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म कर रहे हैं, या हार्डवेयर में वो पाइपलाइंस के थ्रू इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म हो रही है। एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपके पास इसका कंट्रोल नहीं है कि आप इस इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को अचीव कर सकें। आपका कंट्रोल है डेटा लेवल पैरेललिज्म पे, थ्रेड लेवल पैरेललिज्म पे, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अब आपका आंसर यस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके जो डेटा लेवल पैरेललिज्म है, थ्रेड लेवल पैरेललिज्म है, रिक्वेस्ट लेवल पैरेललिज्म। ये रिक्वेस्ट लेवल पैरेललिज्म बेसिकली सर्वर कंप्यूटर्स में होती हैं, आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ लिया होगा, या मे बी इस सेमेस्टर में आप एनरोल हुए हो, तो अगेन आपका एक वेब सर्वर है, और उस पर जैसे आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी किया है, तो आपका जब रिजल्ट आता है तो जो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है वो बिल्कुल हैंग हुई होती है, आपका रिजल्ट ही रिट्रीव नहीं हो रहा होता। रीज़न पूरा पाकिस्तान जिन्होंने एफएससी मैट्रिक एग्जाम्स दिए होते हैं वो सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो उनके कैपेसिटी से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं। तो जो रिक्वेस्ट लेवल पैरेललिज्म है बेसिकली मल्टीपल रिक्वेस्ट आप साइमल्टेनियसली उसको हैंडल कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट लेवल पैरेललिज्म जो है बेसिकली आप सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर नॉर्मली ये उसका टॉपिक है, ठीक है, उसमें आप ये अचीव करते हैं। तो इसके अलावा इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म मैंने आपको कह दिया, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये डेटा लेवल पैरेललिज्म और थ्रेड लेवल पैरेललिज्म इस पे आपका कंट्रोल है, ठीक है। और अगेन अगर आपको इसका कंट्रोल है तो आपको अपने कोड को, अगर आपने एक सीक्वेंशियल कोड लिख लिया है तो आपको उसको पैरेलल वर्जन उसका बनाना पड़ेगा, और उसमें डिफरेंट टास्क और डिफरेंट उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मल्टी कोर्स को यूज़ कर सके। तो ये जो बर्डन है ना ये प्रोग्रामर्स के ऊपर है। अभी आप में से मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर अब हम क्या करें, तो ये उसका आंसर है, अब बर्डन प्रोग्रामर्स के ऊपर है। अब वो परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड पे, हार्डवेयर में ब्लॉकेज है, स्टॉप हो गया हुआ है। यस हो सकता है आगे कोई नया ब्रेक थ्रू हो, क्वांटम कंप्यूटर्स में हो सकता है, और वो दोबारा ट्रेंड जो है वो फॉलो करना शुरू हो जाए। फिलहाल यहाँ पे आप ये जो ट्रेंड है ये 3.5% के ऊपर, बाकी इससे भी रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे। अब आपके पास बर्डन जो है प्रोग्रामर्स के ऊपर है। नंबर 2, एक बात तो यह कि प्रोग्रामर्स के ऊपर बर्डन है। नंबर 2, आप डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेसर्स बनाना शुरू होंगे, और इस कोर्स का मेन टॉपिक भी यही है कि आप डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेसर बनाने के काबिल हो जाए। इसका क्या मतलब है, डोमेन स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब है? जी आप लोगों को IoTs का आइडिया है? IoTs क्या होते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कोई बताएगा आप में से मुझे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ओके जी, आप लोगों ने अब एक काम और करना है, आपने IoT, ठीक है, ये मैं चैट में लिख रहा हूँ, इसको भी गूगल करना है, ठीक है। ये क्या होते हैं IoTs? आपके लिए आपके डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये आप
इनके साथ कुछ सेंसर्स हैं और ये इट सेल्फ कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू किसी मेन पॉइंट पे आपको डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप गूगल कीजिएगा तो आपको आइडिया होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है, मिलियंस ऑफ सेंसर्स हैं किसी भी जगह पे, यानी किसी भी एप्लीकेशन में मिलियन ऑफ सेंसर्स। आईओटीज में आप देखें मिलियन ऑफ सेंसर्स हैं। ये जो आपकी सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं उनका जो रॉकेट है उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब जो आपका आईओटी है उसके अंदर इट सेल्फ, बल्कि आप आईओटी अगर आपको नहीं आइडिया, मैं आपको एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल देता हूँ। आपने माइक्रो प्रोसेसर तो पढ़ लिया ना, उसमें एम्बेडेड सिस्टम आपने बनाया, आपने उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए। तो आपने पूरा एक आपने टीवा बोर्ड यूज़ किया, आई गेस मैं ठीक कह रहा हूँ, कोई बताएगा आपने टीवा बोर्ड यूज़ किया उसमें? यस सर। यस, लेट्स सपोज आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाना है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर आपने ये करना है कि आप कीपैड पे जो नंबर एंटर कर रहे हैं वो 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। आपके ख्याल में इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर बेतहाशा फीचर्स अवेलेबल हैं, राइट। बल्कि आप ये भी ना करें, आप समझें आपने एक एलसीडी आपने कनेक्ट किया अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ और आपने उस पर सम कैलकुलेट करें 1 + 3 + 5 + एंड सो ऑन, ठीक है। और वो करंट सम जो है वो आपको एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या यूज़ हो रहे होंगे रफली, कोई बताएगा मुझे? जैसे आपने समेशन करनी है और आपका जो रिजल्ट है वो एलसीडी पे डिस्प्ले हो रहा है, आपके माइक्रो प्रोसेसर के क्या रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होंगे? जी, कोई बता दें भाई क्या रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होंगे? आपने एडिशन करनी है। यस, हाँ जी। जी आंसर आप देना चाहते हैं? नहीं सर, अब मैं ये पूछ रहा था कि रिपीट कर सकते हैं किस चीज़ के लिए रिसोर्सेज चाहिए? हमने सिर्फ एडिशन करनी है। हमने एक एम्बेडेड सिस्टम बनाया, आपने टीवा बोर्ड आपने यूज़ किया, उसमें आपने अपना प्रोग्राम लिख के बंद कर दिया और वो सिर्फ ये करता है कि आप की पैड से नंबर्स ले रहा है, सिंगल डिजिट नंबर्स ले रहा है और उनको एलसीडी पे डिस्प्ले करता जा रहा है, उनका सम डिस्प्ले करता जा रहा है, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह। तो इसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर के रिसोर्सेज क्या यूज़ हो रहे होंगे? सर ALU में भी बेतहाशा चीज़ें हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन सेट को याद करें, रिकॉल करें जो आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, GPIO पिन्स यूज होंगी इसमें, ठीक है। और सर एक तो ये ALU हो गया और यस आप बस ALU यूज हो रहा है ना। अब ALU के अंदर, अब अगेन यहाँ तक रुक जाए, आपने कहा ALU यूज हो रहा है, करेक्ट, लेकिन ALU के अंदर एडर है, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लायर है, डिवाइडर है, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए एंड और नॉट गेट्स हैं, और शिफ्ट ऑपरेशंस हैं, जंप ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट। ALU पूरा पैक्ड है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपने सिर्फ एडिशन करनी है। तो बाकी रिसोर्सेज, बाकी सब्ट्रैक्टर, डिवाइडर, मल्टीप्लायर, लॉजिकल ऑपरेशंस, शिफ्ट ऑपरेशंस, जंप ऑपरेशंस, इनमें से कोई एक भी ALU में यूज नहीं हो रहा, करेक्ट? हाँ जी। तो ठीक है ना। तो फिर हम करें क्या? हमें सिर्फ एडिशन चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्यों ना ऐसा माइक्रो प्रोसेसर बनाए जो सिर्फ एडिशन कर सकता हो। ALU उसका रिड्यूस कर दें, उसमें सिर्फ एडिशन हो, और डेटा को हैंडल करने के लिए, वैल्यूज को स्टोर और लोड करने के लिए लोड स्टोर की इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी, और खत्म। आपका माइक्रो प्रोसेसर कितना सिंपल हो जाएगा। यस सर। ठीक है। लेकिन सर इससे तो बहुत मतलब बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा ये, हम उस पे कुछ और नहीं कर सकेंगे, तो इसको खरीदेगा भी नहीं, इसे बहुत लोग खरीदेंगे, मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट। अब अगेन अगर आप ये IoT को आप सर्च करें, आप सारों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसे जरूर स्टडी करना है, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो मैंने डोमेन स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ ना, अभी इन्होंने जो कहा है ना, जिन्होंने आखिर में मुझसे क्वेश्चन किया, सर ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, करेक्ट। ये डोमेन स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर होगा जो सिर्फ एडिशन करता होगा, और वो उस हर एप्लीकेशन में यूज हो रहा होगा जहाँ पे आपको एडिशन चाहिए। और IoTs के अंदर आपके स्मॉल सेंसर्स हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता सिवाय कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के
और डेटा ट्रांसमिशन के, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत कम ऑपरेशंस उनको चाहिए होते हैं। ये डोमेन स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। आपने एसी का नाम सुना होगा, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो भी यही हैं, ठीक है। तो करंट ट्रेंड्स जो हैं, दो बातें हैं, बर्डन प्रोग्रामर के ऊपर है, नंबर 2 आप डोमेन स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर्स बना रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जीपीयू एनवीडिया का जो कार्ड है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, वो डोमेन स्पेसिफिक है टू ग्राफिक्स, ठीक है। आप लोगों ने मशीन लर्निंग आई गेस इस सेमेस्टर में आपने एनरोल किया या पहले पढ़ ली होगी। मशीन लर्निंग में एक प्रोसेसर यूज होता है, उसको कहते हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, टीपीयू, ठीक है। वो भी स्पेसिफिक टू मशीन लर्निंग है। ये तो लार्ज एप्लीकेशन है, ग्राफिक्स एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, लेकिन आईओटीज एक छोटे छोटे स्मॉल डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं, उनको माइनर सी कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है, और वहाँ पे जो चीज़ें आप, जो ऑपरेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं, वो उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, बाकी नहीं होते। तो करेक्ट, ये बहुत स्पेसिफिक प्रोसेसर्स जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा काम करना है कि जो आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको सिर्फ सम करता रहे, ठीक है। आप लोगों ने गूगल ऐप्स में, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वेदर की ऐप्स देखी होंगी ना, उनमें कई दफ़ा कई ऐप्स के अंदर वो टेम्परेचर का रनिंग एवरेज बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज टेम्परेचर क्या आ रहा है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रनिंग एवरेज क्या हो रहा है, प्रीवियस लेट्स सपोज 50 वैल्यूज की बेस पे उसको एवरेज प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह आपने टॉरेंट्स अगर आप डाउनलोड करें, उसमें डाउनलोड स्पीड आ रही होती है, उसमें एवरेज स्पीड आ रही होती है, एक करंट स्पीड होती है, एक एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड क्या है, रनिंग एवरेज है, प्रीवियस वैल्यूज को वो एड अप करता जा रहा है। तो अगर आपका कोई सेंसर है जो किसी भी पैरामीटर का रनिंग एवरेज आपको प्रोवाइड करना चाहता है, तो आपको सिर्फ एडिशन चाहिए और डिवीजन का ऑपरेटर चाहिए, चंद एक ऑपरेशंस चाहिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अलावा, बाकी लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं चाहिए, आप अपने माइक्रो प्रोसेसर में से निकाल दें। दैट विल बी डोमेन स्पेसिफिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर। अब ट्रेंड इस तरफ है, प्रोग्रामर्स के ऊपर बर्डन है, हार्डवेयर साइड पे आप एप्लीकेशन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर्स की तरफ चले गए। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यस, द ओनली पाथ, अगेन जो अभी शुरू में किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था ना कि सर ये सब हर जगह लिमिट लगी है तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे लिखा है जी ओनली पाथ लेफ्ट टू इम्प्रूव एनर्जी, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, ये 3 पैरामीटर्स हैं। इस स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्या है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर डोमेन स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर्स बनाएं, ठीक है। फ्यूचर माइक्रो प्रोसेसर्स विल इंक्लूड डोमेन स्पेसिफिक कोर्स अलोंग विद जनरल पर्पस कोर्स। एक नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर यूज करें, उसके साथ डोमेन स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर यूज करें। इनकी आजकल एग्जांपल्स हैं, आप लोगों के लैपटॉप्स के अंदर पहले हमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता था, अब आप इंटेल के साथ ही उसका इंटेल का ही ग्राफिक जीपीयू जो है वो अवेलेबल है। ये मशीन लर्निंग के लिए आपके टीपीयूज जो हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। मशीन लर्निंग अगर आप पढ़ लिया या पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे आपकी बहुत कंप्यूटेशनल हंगरी एल्गोरिथम्स हैं, कंप्यूटेशनल हंगरी एल्गोरिथम्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए टीपीयूज बने हैं, इवन आप उस मशीन लर्निंग के लिए जीपीयूज को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछें, ये फ्यूचर है जी, ठीक है। जिन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन किया अब तक, ये फ्यूचर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलते हैं। ये कुछ क्लासेस हैं आजकल कंप्यूटर्स की, पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस हैं, इनमें आपके टैबलेट्स हैं, फ़ोन्स हैं, और इनका एम्फेसिस जो होता है वो एनर्जी एफिशिएंसी पे होता है। आप वो सेल फ़ोन लेना पसंद करेंगे जिसका बैकअप ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपका ये अगेन, अब आप जो डोमेन स्पेसिफिक मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, जो ये बात कर रहा है आपका डोमेन स्पेसिफिक और स्पेशलाइजेशन की जो बात कर रहा है, आप पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस जिसमें टैबलेट्स, फ़ोन्स और सेल फोन्स शामिल हैं, इसमें आप वो कभी भी वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं यूज़ करना चाहेंगे जो एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज करता हो। आप इसमें वो प्रोसेसर बनाना चाहेंगे जो एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है। तो इन पर्पस के लिए जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स आप बन रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हैं, उनका एम्फेसिस एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो आपकी प्राइस और परफॉर्मेंस है, ठीक है। आप प्राइस उसकी रिड्यूस करना चाहेंगे और परफॉर्मेंस के वो कंप्यूटेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट करता हो, ठीक है। अब एक होमवर्क और है, ठीक है। आप में से कोई एक सीआर बन जाए
और उसने ना मुझे एक छोटा सा एक काम करना है। मैंने आपको जितने भी होमवर्क्स दिया ना उनको एक एक लाइन में ना सिर्फ होमवर्क की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक एक लाइन में एक एक वर्ड में मुझे लिस्ट भेजनी है कि सर इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमारी ये होमवर्क है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का मैंने आपको कहा, मैटलैब की पैरेलल फॉर लूप का कहा, और अब मैं आपको एक और दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और मैंने आपको कहा था, एक और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप सबके पास लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में आजकल Core i5, Core i7, Core i3 है। किसी के पास 3 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 7 है, शायद किसी एक आधे के पास Core i9 भी हो, ठीक है। लेकिन i9 को मैं साइड पे कर रहा हूँ, i3, i5, i7, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप हफीज सेंटर जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं, तो आप i5 को i7 पे क्यों प्रेफर करेंगे? अगर i5 लेना चाहते हैं तो i3 और i7 पे उसे क्यों प्रेफर कर रहे हैं? आप इन्हें इन तीनों में डिफरेंस बताना है मुझे, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है जी। सर्वर कंप्यूटर जिसमें आपकी, मैंने आपको भी बताया था, इनमें रिक्वेस्ट लेवल पैरेललिज्म आप यूटिलाइज करते हैं। इसमें जो एम्फेसिस है वो अवेलेबिलिटी पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक सर्वर कंप्यूटर है वो अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। स्केलेबिलिटी, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए हैं तो स्केलेबल हो, आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो उसकी कैपेसिटी को, ठीक है। और उसका थ्रूपुट जो है वो भी स्केलेबल हो, ठीक है। उसकी थ्रूपुट जो है वो बहुत अच्छी हो, हाई हो, यानी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड जो है, जो आप जो डाउनलोड स्पीड जिसे आप कहते हैं सादा अल्फाज में, उसकी थ्रूपुट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सर्वर्स ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड वो कितनी प्रोसेसिंग कर रहा है, ये बेसिकली थ्रूपुट है। डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट सिनेरियो में ये थ्रूपुट का मीनिंग जो है वो स्लाइड से बदल जाता है, ठीक है। वेयर हाउस कंप्यूटर्स, यस ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। ये बेसिकली क्लस्टर्स, वेयर हाउस कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स, ये आप इनको आपने गूगल करना है और इनको देखना है। बेसिकली आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सारों ने मैटलैब यूज़ किया है। अगर किसी ने मैटलैब 2020 इंस्टॉल किया हो तो आप में से मुझे बता सकता है कि वो उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हार्ड ड्राइव में वो कितनी स्पेस ले लेता है? किसी को कोई आइडिया? और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है इंस्टॉलेशन के लिए? किसी को कोई आइडिया है? मैटलैब, या 2019 की बात कर लें, मैटलैब 2019। जी चलें, इसको अपने तौर पे देखिएगा। आपको सिर्फ मैं ये बताता चलूँ कि आप अपने सेल फोन में भी मैटलैब को रन कर सकते हैं। गूगल स्टोर पे जाएं, ऐप स्टोर पे जाएं, वहाँ पे मैटलैब सर्च करें, आपको मैटलैब की ऐप मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास मैटलैब का वैलिड लाइसेंस है, क्रैक की बात नहीं कर रहा हूँ, वैलिड लाइसेंस है, आप वहाँ पे लाइसेंस दें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में मैटलैब को रन कर सकते हैं। अब मैटलैब के अंदर लेट्स सपोज 64 GB हार्ड ड्राइव है, स्पेस है और 4 GB रैम है, तो मैटलैब उस पर रन नहीं होने वाला। तो फिर ये आपकी सिंपल एक ऐप है, और वो अगर आप ऐप को भी डाउनलोड करें तो मेरा नहीं ख्याल को फ्यू MB से ज़्यादा उसका साइज़ है, ठीक है, लेकिन वो आपके सारे काम कर देगा। रीज़न, वो मैटलैब जो मैथवर्क्स एक कंपनी है जिन्होंने मैटलैब बनाया हुआ है, मैथवर्क्स ने एक वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर वहाँ पे लगा दिया, उसमें मैटलैब इंस्टॉल कर दिया, और वो सर्वर को, सुपर कंप्यूटर को या वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स को एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोड लिखेंगे, कुछ माइनर सी कंप्यूटेशंस आपके सेल फोन में होंगी, अदरवाइज आपका सारा कोड जो है उस वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर के ऊपर जो मैथवर्क्स की कंपनी में पड़ा होगा वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसको आप, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको देखना है, ठीक है। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एम्बेडेड कंप्यूटर्स, यहाँ पे आपकी प्राइस मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि आपकी अगर आप एक फैक्ट्रीज हैं उनमें मिलियंस ऑफ सेंसर्स हैं, बहुत बेतहाशा सेंसर्स हैं। अगर हर सेंसर के अंदर ही आप Core i7 जिसकी प्राइस लेट्स सपोज $100 है एक प्रोसेसर की, तो अगर आपने 1000 सेंसर्स आपके फैक्ट्री में हैं और हर सेंसर के साथ आपने एक माइक्रो प्रोसेसर अटैच कर दिया है, तो आप प्राइस देखें कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये फ्यूचर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एम्बेडेड कंप्यूटर्स का, और यहाँ पे आपका मेन जो टारगेट है वो प्राइस पे है, एम्फेसिस है आपका प्राइस पे है। नंबर 2, आप डोमेन स्पेसिफिक हो जाएंगे। अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे और वहाँ पे अटैच कर देंगे, उन सेंसर्स के साथ यूज़ कर लेंगे। अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, डिपेंड करता है आप एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एसिक
जो आप लोगों ने नाम सुना हुआ है ये यही है, ठीक है। तो ये फ्यूचर है, यहाँ पे अब काम होगा, ठीक है। अनलेस, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपकी बुक में नहीं है, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। जब आपके नॉर्मल कंप्यूटर जो आपके इस वक्त लैपटॉप्स में आपके पास जो है लैपटॉप्स डेस्कटॉप की फॉर्म में, ये आज से 50 साल पहले एक बहुत बड़ी लैब के अंदर पड़े होते थे, ठीक है, और इनका साइज बहुत बड़ा होता था। यही हाल आजकल क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ है। 50 साल बाद ये लैपटॉप और टैबलेट्स की फॉर्म में आ गए, सेलफोन की फॉर्म में आ गए। होपफुली आज से नेक्स्ट 50 ईयर्स में आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स अवेलेबल हो, बिल्कुल उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपके पास आजकल सेलफोन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये जैसे एक छोटा सा टेबल है आपकी बुक में, मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस हैं इनकी प्राइस, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की प्राइस, ठीक है, और ये प्राइस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी आप, ठीक है, जो पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस हैं $10 to $100 मिल रहा है, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर आपके $500 तक आपकी प्राइस है, ठीक है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखें, ये जो अभी आप में से किसी ने कहा था हम बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे, करेक्ट, 100% करेक्ट। इस पार्ट पे अगर देखें तो जो प्राइस है माइक्रो प्रोसेसर की 0.01 to $100, $0.01, राइट। आप $0.01 को जरा पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके देखिएगा और फिर देखिएगा कि इस प्राइस में आपका कंप्यूटर अवेलेबल है, माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है। यस, इसके अंदर बहुत कम फीचर्स होंगे, इसका इंस्ट्रक्शन सेट बहुत रिड्यूस होगा, इससे आप बहुत लिमिटेड काम ले सकते होंगे, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्राइस, एनर्जी, यस। जो सेंसर्स हैं आप देख सकते हैं, स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी लाहौर का जो प्रोजेक्ट है, हर जगह सेंसर्स हैं। आपकी व्हीकल्स, आप ट्रैफिक वायलेशन करते हैं या ओवर स्पीडिंग करते हैं, आपके घर में चलान आ जाता है, वो सब सेंसर्स हैं। अब मुझे नहीं पता या सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, बैटरी यूज़ हो रही है या वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, लेस्को के साथ या वाबला के साथ कनेक्टेड है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर वो बैटरी के साथ बैटरी पावर्ड है, तो आप चाहेंगे कि आपको हर 10 दिन बाद उसकी बैटरी चेंज करनी पड़े पूरे लाहौर के सेंसर्स की? कभी भी नहीं चाहेंगे, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, इनकी प्राइस आप $0.01 से स्टार्ट हो रही है। प्राइस मैटर कर रही है, एनर्जी मैटर कर रही है। आप चाहेंगे कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हर 10-15 दिन बाद उसकी बैटरी चेंज करें। आप चाहेंगे आपके लैपटॉप्स के अंदर, जो डेस्कटॉप के अंदर, जो मदरबोर्ड के अंदर आज से कुछ चंद साल पहले, 10-15 साल पहले, मदरबोर्ड के अंदर जो एक सेल यूज़ होता था जो आपके टाइम को मैनेज कर रहा था मदरबोर्ड के अंदर, वो आपने कभी भी, आप में से कईयों को पता भी नहीं होगा, वो 8-9-10 साल उसकी लाइफ थी, ठीक है। वो सेल क्योंकि आपके मदरबोर्ड की सिर्फ उसने चंद पैरामीटर्स मैनेज करने थे, उसके लिए उसको बैटरी चाहिए होती थी और वो छोटा सा एक सेल यूज़ कर रहा था, ठीक है। और एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ठीक है, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक, ये बात जो है ना बहुत मैटर करी, ये फ्यूचर है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों पे ब्लॉकेज लग गया, अनलेस कोई एक बहुत बड़ा कोई ऐसा काम कर दे कि आप जिसे कहते हैं ना कि इनकलाब, कोई नया इनकलाब आ जाए, वो अलग, वो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, हर जगह ब्लॉकेज है, राइट। तो यहाँ पे जो है बात अब यहाँ पे बर्डन प्रोग्रामर्स के ऊपर है, नंबर 2 या एनर्जी और डोमेन स्पेसिफिक, ये 2 काम होंगे फ्यूचर में और अब हो रहे हैं, ठीक। तो इंशाल्लाह फिर हम मंडे को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।